तो अभी हो गया एक्शन ओके, कंट्री साइड का मतलब है, बात सुनो, जो मेन सिटीज है या जो मेन जगह है जहाँ पर लोग रहते हैं, उसके अलावा कंट्री साइड का मतलब है कि जो विलेज और जो रिमोट एरियाज हैं उसमें कैसे अंग्रेजों ने अपनी एक्सेस बढ़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर पहले फिगर में आप क्या देख रहे हो, दैट इज कंपनी बिकम द दीवान। तो दीवान कैसे बन गए, मुगल एम्परर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 में क्या बनाया था बताओ, दीवान ऑफ बंगाल, कि वो बंगाल का जो दीवानी वहाँ से जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 65 में 1965 में जहांगीर की बेटी को इन्होंने चीट किया था। तो उस समय सर थॉमस रॉ उस समय के जो थे, तो उन्होंने इनसे साइन करा लिए थे जहांगीर से कि हमको दीवानी दे दी जाए। तो और वो इस तरीके से कराए थे कि जो पेपर थे वो इंग्लिश में थे। उन्होंने कहा उर्दू में हमें लिख के दो, तो उर्दू में नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको पढ़वा लीजिए, अपना ही इंटरप्रेटर लाए थे वो। तो वो कुछ और कराना था, करा लिए थे कुछ और कि हमें पूरे बंगाल की सूबेदारी दो। तो चूँकि उन्होंने इनकी बेटी को ठीक किया था, तो उसके बाद से ये बात हुई, ये भी फोर्जरी हुई है, उन्होंने अपनी तरफ से की, तो साइन हो गया। ठीक है, बट इस पेंटिंग में ऊपर क्या दिखाया गया है कि रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम मुगल रूलर। इसमें दिखाया गया कि रॉबर्ट क्लाइव ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है कि नहीं, रॉबर्ट क्लाइव ने उस समय 3, क्योंकि जो उड़ीसा बंगाल बहुत बड़ा था उस समय, बिहार और ये सब नहीं थे। बाद में फिर से डिवीजन हुआ है स्टेट का, जब हमारी बाद में आज़ादी मिली है तो लैंग्वेज के बेसिस पे फिर से हुआ है। उसके पहले एक बंगाल प्रोविंस पूरा बड़ा प्रोविंस था। ठीक है कि नहीं, उसमें उड़ीसा भी आता था और बिहार भी आता था। तो इतने बड़े रीजन की इनको दीवानी दी गई और रॉबर्ट क्लाइव ने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसा दिखाया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव जहांगीर से ले रहा है, देखो खड़ा है रॉबर्ट क्लाइव और जहांगीर बैठे हुए हैं, ऐसा दिखाया जा रहा है और पेपर है। In the painting, the event is shown as majestic occasion taking place at a grand setting. The painter was commissioned by Clive to record the. Painter को वहाँ बुलाया गया था कि तुम चीज़ों को देखो और फिर इसको पेंटिंग में उतारो, तुम अपनी नज़रों में कैद कर लो और फिर उसका फोटो बनाओ। तो इसने अपनी नज़रों में कैद कर लिया था और फिर उसको फोटो बनाया, उसी को दिखाया। As Diwan Company became the chief financial administrator of the टेरिटरी, फिर उस समय जो भी बंगाल में बाहर से भी कुछ आता था, कहीं भी टोटल रेवेन्यू यही लोग कलेक्ट करते थे। और इससे 2 फायदा हुए, कंपनी अपना सारा माल यहाँ ला सकती थी और कंपनी लाएगी तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और यहाँ से स्टूट उसको पोर्ट मिल गया था ना, तो चोरी चोरी भेज भी सकती थी। तो एक तरीके से जब सी पोर्ट मिल जाता तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, फिर उसी पैसे से जो सामान खरीद के बेचना कर सकते हैं, क्योंकि उनको पैसा मिल गया, यहाँ रेवेन्यू मिल रहा है तो वहाँ से क्यों मंगाएंगे। नहीं तो इंग्लिश से अंग्रेजों वहाँ पर ब्रिटेन से इनको गोल्ड और टी, इवन यहाँ तक कि जो टी है ये चाइना से लाते थे और उससे बेचते थे। फिर लेकिन फिर भारत में ही इन्होंने जो दार्जिलिंग और यहाँ सब पे चाय के बागान खोल दिए और बड़े बड़े अंग्रेज जो है, आप देखो जितने हिल स्टेशन है सबसे ऊपर एक बंगला होता है अंग्रेजों का। तो उन लोगों ने अपना फिर खुद यहीं टी उगाने लगे, उससे एक्सचेंज करने लगे। पहले बार उन्होंने चाय की आदत यहाँ के लोगों को डलवाई, क्योंकि यहाँ चाय कोई नहीं पीता था, लेकिन जब एक बार इस नशे की आदत पड़ गई तो लोग फिर खरीद के पीने लग गए। अब ऐसा होने लग गया। नाउ यहाँ पर दिखाया गया है द कंपनी तो चीफ फाइनेंसर बन गई। नाउ अब यहाँ पर बीइंग एन एलियन पावर इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट हैज रूल्ड द कंट्री साइड एंड एंजॉयड अथॉरिटी, दोज हु हैड लोकल पावर हैड टू बी कंट्रोल्ड। ये सब काम कंपनी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ इसे पावर मिल गई थी वहाँ पहले लोग जो दूसरे थे, जो सामंत लोग थे, हु वर टेकिंग द रेवेन्यू, उनको हटाना था और खुद उनकी जगह इसे पावर में आना था। इट वॉज नॉट सो ईजी जॉब। सो हाउ कुड इट बी डन इन इंडिया। उसने कैसे पुराने सामंत लोगों को हटाया और कैसे उनकी जगह कंपनी ने खुद अपनी पोजीशन ना, ये सब दिखाना है। नाउ रेवेन्यू फॉर द कंपनी, जो कंपनी के पास रेवेन्यू आया, रेवेन्यू ऐसे नहीं आया, उनको यहाँ पर उन्होंने अपनी बहुत बड़ी फौज भी खड़ी कर दी, उनको सैलरी भी दे दी थी। ये सब पैसा कहाँ से आया, तो ऐसे तो नहीं आया। तो इसलिए ये हम देखेंगे कि रेवेन्यू फॉर कंपनी,
The company became the दीवान, but it is still saw that। अब इस नीचे के चित्र में देखो आपको क्या दिखाया जा रहा है, यहाँ दिखाया जा रहा है वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल। Peasants and artisans from rural area regularly come to those weekly markets to sell their goods and buy what they needed. These markets were badly affected during the time of economic crisis। तो इकोनॉमिक क्राइसिस जब हुई तो उसमें दिखाया गया कि कैसे बंगाल में 1920-1930 के बीच में कुछ क्राइसिस हुई थी, तो भुखमरी के बहुत सारे लोग शिकार हुए थे। तो अब वो बाद में दिखाया गया कि ये मार्केट भी बैडली इफेक्ट हुई। ये मुर्शिदाबाद बंगाल की मार्केट। अब कंपनी हैड बिकम द दीवान, लेकिन इसका इट सॉ इटसेल्फ प्राइमरी एज ए ट्रेडर। ट्रेड करती थी ना, व्यापारी थी, तो इसने कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि यहाँ का रूलर बनना है। सिंस पास्ट वी हैव सीन दैट कंपनी ऑलवेज ट्राई टू बिकम ए गुड ट्रेडर। इट वांट्स टू मेक मोर एंड मोर मनी फ्रॉम हियर। यही वो चाहती थी। ओके नाउ सो दे वांट द रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रेवेन्यू। वो चाहते थे कि ज़मीन की नाप जो की जाए, मेजरमेंट किया जाए, जितना जिसका रेवेन्यू बनता है उतना दिया जाए। तो मेजरमेंट वाज आल्सो नेसेसरी, जिससे कि हम उससे जितनी ज़मीन है उससे उसका लैंड, ज़मीन का भूमि कर भी तो होता है। जैसे कि हाउस टैक्स होता है कि नहीं, उन लोगों का हाउस टैक्स के लिए या कोई भी है लैंड टैक्स। विद इन 5 ईयर द वैल्यू ऑफ गुड्स बॉट बाय द कंपनी इन बंगाल डबल। तो इन्होंने क्या किया, इंक्रीज द रेवेन्यू एज इट कैन बट बाई फाइन कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ एज चीपली एज पॉसिबल। ये लोग चाहते थे कि सबसे अच्छा जो यहाँ का मसलिन क्लॉथ है, वाइट कलर का क्लॉथ, जो कॉटन यहाँ का सबसे अच्छा। इवन अब आप ये देखिए कि पूरे विश्व में वेस्ट, ये जो ईस्ट बंगाल जिसको कि हम बांग्लादेश कहते हैं, वो नंबर 1 है कपड़े के उत्पादन में। तो बांग्लादेश का उत्पादन यहाँ तक कि वहाँ इतने कुशल कारीगर हैं कि एक पूरी टी शर्ट सिलने का 75 पैसा लेते हैं। आप समझो वो दिन भर में 1000 टी शर्ट सिल देते हैं, इतने कुशल हैं। 750 रुपये कमा लेते हैं। और जो बड़ी बड़ी कंपनी जिनको लीक ऊपर करके तुम जानते हो ना, वो सब उन्हीं से करवाती थी। अब ये बांग्लादेश में जब से हुआ है, वहाँ से अब ट्रेड जो भी है मर्केंडाइज का, कपड़े का, भारत शिफ्ट हो रहा है। इवन ये अडानी अंबानी को 8000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। क्यों? क्योंकि वही सबसे बड़ा है। तो उसी की कहानी चल रही है कि सबसे बढ़िया कॉटन बंगाल में भी था, बंगाल में भी सबसे अच्छा कॉटन ईस्ट बंगाल में। तो अब ये चाहते थे कि उस हम कॉटन को ले लें, यहाँ से सब ले जाओ। कहाँ पे बना है? दैट इज़ मैनचेस्टर। लंदन का जो व्यापारिक सिटी है ना, जैसे भारत में सबसे बड़ा व्यापारिक शहर कानपुर कहा जाता है, पहले जेके जूट मिल तो वहीं सब रहती थी कि नहीं, वैसे ही लंदन ब्रिटेन में सबसे बड़ा मैनचेस्टर है। 2 रुपए का कॉटन यहाँ से लेते थे, वहाँ 200 रुपए की शर्ट बेचते थे, यहीं ला। जिससे 2 रुपए का कॉटन लिया, उसी को क्या करते थे, जो शर्ट बेचते थे, और बाकी मुनाफा कमाती थी कंपनी। तो इस दौरान जो कॉटन और सिल्क के रेट थे वो डबल हो गए। क्यों डबल हो गए? एक तो रेवेन्यू बढ़ गया, अब मार्केट में इसकी भारी मांग हो गई, क्योंकि वहाँ जो उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगा रखी थी, क्या उनको कॉटन की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए थी क्या? तो इसलिए सारी सप्लाई अगर वहाँ चली जाएगी तो यहाँ के लोगों को क्या कॉटन मिलेगा? क्या यहाँ के वीवर से जो जुलाहे हैं, भाई जो जुलाहे हैं जो मुर्शिदाबाद में बेच हैं, उनको भी तो कच्चा माल चाहिए। तो तुमको अगर कंपनी ज़्यादा पैसे देगी तो तुम कंपनी को बेचोगे कि जुलाहों को, वीवर्स को? तो इसीलिए कहा गया कि कॉटन और सिल्क की कीमत क्यों डबल हो गई? क्योंकि सारा माल कौन उठा रहा था बताओ? कंपनी। तो यहाँ के लोगों को कभी रॉ मटेरियल मिल पाता? सो द विद इन 10 ईयर्स जब उसको दीवानी मिली, 10 साल में ही कॉटन और सिल्क के दाम डबल हो गए। अब देखिए इन 1770 जैसा कि श्रेयस ने कहा, टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल। 10 मिलियन का मतलब समझती हो? 1 मिलियन में ही 10 लाख होते हैं। 1 करोड़ लोग बंगाल में मारे गए, जबकि पूरे भारत में उस समय 28 करोड़ लोग, उसमें से 1 करोड़ मारे गए। समझो बंगाल की आधी आबादी साफ हो गई। 28 में 2 करोड़ तो बंगाल में होंगे, 1/3 मतलब जो भी हो वहाँ की 1/3 पॉपुलेशन साफ हो गई ना। तो दैट इज बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन। बंगाल का समझो 3 राज्यों को मिला के बंगाल की बात करें तो इसका क्या मतलब है? दैट इज कंपनी क्या करती थी? देखो, कंपनी एम्ड टू परचेज
ऑल कॉटन एंड सिल्क, कॉटन एंड सिल्क एज रॉ मटेरियल। किससे खरीदती होगी अवीश? वीवर। बाई द रेवेन्यू, और दीवानी जो मनी वो पाती थी उसी पैसे से सब खरीद लेती थी। बाई रेवेन्यू इट इज गेटिंग फ्रॉम बंगाल प्रोविंस, तो उससे सब खरीद लेती थी। उससे क्या हुआ बोलो? बंगाल राज्य में उसने सारे पैसे से कॉटन और सिल्क खरीद लिया, तो इससे क्या फिर हुआ? देयर वाज ए क्राइसिस ऑफ रॉ मटेरियल ना, वहां पर कच्चे माल की कमी हो गई, एंड द प्राइसेस ऑफ दीज हैड डबल्ड। ओके, कंपनी के बारे में क्या? कंपनी एम उसका उद्देश्य क्या था बताओ? भारत से टू सब raw परचेज material- ऑल कॉटन एंड सिल्क। ये सबसे अच्छे कॉटन और सिल्क यहीं से जाते थे। यहाँ तक कि ये जो सिल्क था, हमारा जो सिल्क था, हमारे यहाँ कई तरीके के सिल्क थे, वो चाइना के कंपैरिजन में, चाइना नंबर 1 में सिल्क, लेकिन हमारा भी अच्छा। सो प्राइजेस ऑफ कॉटन एंड सिल्क डबल। इससे क्या इम्पैक्ट होगा बताओ? तो जो लोकल वीवर्स थे वो नहीं पा पाएंगे, और जब उनको चीजें महंगी मिलेगी तो क्या वो महंगा बनाएंगे? और महंगा बनाएंगे तो उनको बिकेगा। एक मशीन जो कपड़े बना लेती है, या जो जुलाई जो कर रहे हैं, वो एक दिन में 200 पीस बना लेगी, ये 2 ही बना पाएंगे। तो मशीन का माल सस्ता होगा कि हाथ से बने हुए का? मशीन का। हाथ से बने में पूरा दिन बनाएगा तभी बना पाएगा, उसी में उसको रोज का पेट भी भरना है, और मशीन तो एक साथ बना देगी। ठीक है कि नहीं? तो इसलिए ये compete नहीं कर पाए, ये उससे बाहर हो गए, मार्केट से ही बाहर हो गए, भुखमरी की हालत आ गई। और इसी वजह से अभी हम लोग देखेंगे इंडिगो प्लांटेशन कराएगा इन्हीं जुलाहों से, कि अब तुम्हारे पास तो काम नहीं है, चलो नील की खेती करो। नील की खेती क्यों करो? हमारा वहाँ कपड़ा बन रहा है, उसको रंगने के लिए हमें इंडिगो चाहिए। वो लोग वहाँ पे भी तो मशीन से ही बनवाते थे ना। मशीन वहाँ थी, मशीन इंडिया में ऐसा कोई मशीन का सिस्टम नहीं था, वो सब इंग्लैंड में जो भी था, जिन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन ने तो बहुत सारे 2000 पेटेंट करा लिए थे, उसी समय की बात है। तो उन्हीं के समय में क्या हुआ, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, और इंजन का भी उन्हीं ने आविष्कार किया, एडिसन ने। उसके आविष्कार से क्या हुआ, ये फैक्ट्री लगने लग गई, सब जगह तो इंजन और मोटर की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा स्पिनिंग जेनी एक टाइम में 1000 थ्रेड बना सकती थी, जहाँ जुलाई एक बार में एक ही थ्रेड बनाते थे। तो अब उनसे क्या ये कम्पीट कर पाएंगे? तो ये लोग मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे, और जो कंपनी लाएगी उसी का सामान बिकेगा। तो कंपनी उन्हें पैसे देते होंगे ना वो उगाने के लिए इंडिया। अब धीरे धीरे ये कहानी जब आगे बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि ये जुलाहे बाहर हुए, इनको भुखमरी आई, तो इस तरीके से क्यों ये फेमाइन हुआ? एक तो इनके पास पैसे नहीं थे चीज़ों के खरीदने के लिए, और सारा तो इनको दीवानी में दे देना पड़ता था रेवेन्यू, और दूसरा इनके रोजगार खत्म हो गए थे। यहाँ पे सबसे बड़ा रोजगार इससे पहले भी कॉटन का ही था। ये सब सामान ईरान जाता था, पर्सिया, उसको क्या कहते थे ईरान को? पर्सिया। पर्शियंस पहले रहते थे वहाँ पर, लेकिन फिर धीरे धीरे जब ये जुलाहों का काम खत्म हो गया तो सब, अब ये मार्केट खरीदने वाला बन गया। पहले सेलिंग मार्केट था, हम बेचा करते थे दूसरे देशों को, अब हमारे पास बेचने के लिए जुलाहे सब ऐसे ही हो गए, और सब सामान यहाँ भेजा जाने लगा। लेकिन धीरे धीरे देखेंगे यहाँ लोगों के पास पैसा भी नहीं था, तो अब खरीदेंगे भी कैसे, वो आगे देखेंगे। सर लास्ट वर्ड क्या लिखा पैराग्राफ का? लास्ट वर्ड डबल, ये डबल हो गया। अब इसके बाद देखो, इसी बीच क्या हुआ बताइए? बंगाल में फेमाइन आई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, और लोगों के पास खाने के लिए पैसे ही नहीं थे, क्योंकि उनका रोजगार ही खत्म हो चुका था। सो इन 1770 ए टेरिबल फेमाइन, तो ये वहीं पर आई थी फेमाइन, अकर्ड, which killed 10 million। 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ लोगों को मार दिया। Okay, the need to improve agriculture. If the economy was in ruins, could the company be certain of its revenue income? तुमको क्या लगता है अभी
अगर मान लो यहाँ जहाँ भुखमरी पड़ी हो तो क्या कंपनी को रेवेन्यू मिलेगा? कोई देगा? अब कंपनी ने कहा ये तो चिंताजनक बात है, जिस बंगाल में हम रूल कर रहे हैं वहाँ तो फेमाइन आ गया, हमको पैसा, ये पूरा साइकिल है। लोग अमीर होंगे तो ज़्यादा पैसा देंगे, कंपनी को भी फायदा है, सबको फायदा है, लेकिन भुखमरी से तो नहीं होगा ना, शोषण करने से कुछ नहीं होगा। इट इज एक्सप्लॉयटेशन जो वो कंपनी करेगी। मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स, अब देखो चार्ल्स कॉर्नवालिस का फिगर आ गया अगले पेज पे, उसने क्या कहा, हाउ कैन इट बी डन? तो कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट सेटलमेंट इन 1793। बाय द टर्म्स ऑफ दिस द राजास एंड ताल्लुकदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार्स। They were asked to collect rent from peasants and pay revenue to company. The amount to be paid was fixed permanently. That it was not increased in future. It was felt that would ensure a regular flow of income. तो इन्होंने क्या किया बताइए? देखो जो राजा थे और जमींदार थे वो नॉर्थ इंडिया में थे और जो ताल्लुकदार थे वो साउथ इंडिया में, लेकिन एक साथ सबका नाम लिया गया है। इनसे कहा गया है कि तुमको ही रेवेन्यू इकट्ठा करना है, बढ़ाना नहीं है, फिक्स प्राइस, थोड़ा थोड़ा फिक्स्ड रेवेन्यू, बस वही खर्च करते रहो तो कंपनी को इनकम मिलती रहेगी और तुम भी करते रहो। सो अब इन्होंने क्या किया, दैट इज कंपनी इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट। कंपनी इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट, यानी बार बार बढ़ाया नहीं जाएगा, इसी चीज को परमानेंट सेटलमेंट करेंगे 1793 में, बाय विच जो लोकल राजा थे, ताल्लुकदार थे या जमींदार थे, बाय विच राजास एंड ताल्लुकदार, इन्हीं को ऑल्सो कॉल्ड जमींदार, हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू, उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करना था और उसका एक हिस्सा कंपनी को देना था, सारा नहीं देना था। मान लो 20% अपने पास रखेंगे और 80% हैड टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड अ पार्ट ऑफ इट is to be given to company. ठीक है, लेकिन ये पैसा बढ़ाया नहीं जाएगा और जो नहीं कलेक्ट कर पाएगा फिर उसकी जमींदारी चली जाएगी। यहाँ पे भी एक पॉइंट है, कैच, यानी जो जमींदार है उसको पैसा कलेक्ट करना ही करना है, अगर नहीं दे पाया तो जमींदारी चली गई, यानी वहाँ का जो मिल रहा है माल वो भी चला गया। ये फिक्स्ड था लेकिन देना था। तो राजा भी देते थे अपना, राजा बहुत छोटी जगह पर रह गए थे, तो राजा हो, अगर राजा के पास तो बहुत बड़ा एरिया है वो भी देगा। वो प्रिंसिपल ऑफ पैरामाउंट से तो हम लोगों ने शुरू में देख ही लिया था ना, तो सब इनके अंडर में आ ही चुके थे। अगर पीजेंट्स नहीं देंगे तो उन्हें जमींदार को, पीजेंट्स से अगर वो नहीं कलेक्ट कर पाया किसी तरीके से तो उसकी जमींदारी जाएगी। यही अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसको लेना ही है और देना ही है। सर जमींदार को खुद का भी टैक्स देना पड़ता है? जमींदार को नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो सबसे कलेक्ट करना, और दिस द अमाउंट इज फिक्स्ड, द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैसा किया गया, इज फिक्स्ड। तो ये काम इन्होंने किया, ऐसा 1793 में किया गया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई चार्ल्स कॉर्नवालिस। जरा फिगर में देखो क्या लिखा है, क्या इसी ने इंट्रोड्यूस किया था? फिगर में ठीक नीचे लिखा है गवर्नर जनरल। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ठीक है? बंगाल सर, देखो इसमें इंडिया ही लिखा है, बंगाल लिखा है सर बंगाल है। सर बंगाल है फिगर में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सर, फिगर में बंगाल लिखा है। ऑफ बंगाल कहाँ लिखा है? सर ये आपकी रहा। पुरानी बुक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बंगाल है। बंगाल है, बंगाल ही होना चाहिए, बंगाल, क्योंकि अभी तक ये जो कहानी चल रही है, सुन लो, तो भाई क्या ना ऐसा हम लोग जानते हैं कॉर्नवालिस बाद में इंडिया का बन गया है, पहले ये लोग गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इन्हीं में से कोई बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन जाता था, लेकिन ये कहानी बंगाल की चल रही है और उस समय वो बंगाल का ही गवर्नर जनरल रहा होगा, क्योंकि उसको तो अपने एरिया में ही कलेक्ट करना है ना, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया है। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय
चार्ल्स कॉर्नवालिस, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तेईस साल बाद हुआ, 70 के बाद, 23 इयर्स के बाद अब इन्होंने सोचा कैसे कंपनी की बढ़ाई है। द प्रॉब्लम अब देखो इसमें क्या आ रही है कि द परमानेंट सेटलमेंट क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। कंपनी ऑफिशियल डिस्कवर्ड दैट जमींदार वर नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड, द रेवेन्यू दैट हैज बीन फिक्स्ड वाज सो हाई, जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। वो सोच रहे थे कि ये वो लोग जमींदार लोग क्या करेंगे, किसानों से बोलेंगे और उपज उगाओ, ज़्यादा उपज उगेगी तो 50% वो लोग दे देते खेती का। जितना खेती होती थी ना, आधा गेहूं हमारा, तो क्या जो जमींदार है वो उन लोगों को फर्टिलाइजर देगा, क्या मैन्योर देगा? जमींदार कोई नहीं दे रहा, यार अपने मन से जो उगाओ आधा दे दो, कोई देगा बताओ? कंपनी ने क्या सोचा था फरिया, कि कंपनी ने सोचा था कि ये जो जमींदार लोग हैं ये किसानों की मदद करेंगे कि तुम उगाओगे तभी तो दे पाओगे। लेकिन जमींदारों ने क्या किया, जब तक लोगों ने दिया तब तक तो लिया, और जब नहीं दे पाए इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कंपनी के सामने कि जाओ ले लो जमींदारी, हमें नहीं चाहिए। और अपना 20% माल कमा के किनारे हो गए। 20% तो उनको मिलता रहा ना, जब तक किसानों ने आराम से दिया तब तक तो देते रहे, जब किसान नहीं दे पाए वो जाके बोला नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा हुआ बताओ? नहीं हुआ। तो इन्होंने लैंड के इम्प्रूवमेंट के लिए जमींदारों ने कुछ किया ही नहीं, तो एक समस्या आ गई। अब देखो फिर क्या हुआ, न्यूमरस जमींदारीज वर सोल्ड एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय कंपनी। अब जमींदारी बेची जाने लगी, कंपनी ने कहा यहाँ की जमींदारी खाली है, कौन लेगा? 50,000, 1 लाख, दूसरा जमींदार आ गया, जिसने पैसा दिया उसने जमींदारी ले ली, लेकिन वो भी थोड़े दिन कमाया, वो भी बिक गई, क्योंकि कोई भी नया आएगा तो उसको तो मिल नहीं पाएगा ना। तो इसलिए जमींदार वर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो जब पूरा समय आता था तो वो हाथ खड़े कर देते थे और उनकी जमींदारी बिक जाती थी। तो अब इसके आगे क्या लिखें, इफ जमींदार फेल्ड टू पे द रेवेन्यू द जमींदारी सोल्ड टू नेक्स्ट पर्सन। बोलो बात समझ में आई? अगर वो फेल हो जाएगा, कंपनी को नहीं देगा, तो उसकी जमींदारी बिक जाएगी। इफ जमींदार failed to pay revenue his jamindari is sold off। पीछे देखो Okay, even the jamindar did not have an interest in improving the land. Others not saw the possibility of earning without the trouble and risk of investment. As long as zamindari could give out the lands to tenants or get rent, they were not interested in improving the land। तो जमींदारी थी उसमें उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, और जिसमें टेनेंट्स रहते थे, टेनेंट्स का मतलब समझते हो, किराएदारी पे जमीन दे दी जाए, लोग रेंट पे रहने लग जाए, तब तो उसका पैसा मिल सकता है। अदरवाइज लैंड में फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर के लिए उन्हें कोई प्रोविजन नहीं। ऑन द अदर हैंड इन विलेज द कल्टीवेटर फाउंड सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। द रेंट ही पेड टू जमींदार वाज हाई and his right on the land was insecure. To pay the rent he has to often take a loan from money lender। कुछ लोग वहाँ पर जमींदार के अलावा कल्टीवेटर भी थे। तो कल्टीवेटर क्या करते थे, कल्टीवेटर खेत ले करके उसको उठाते थे, लोगों से मजदूरी कराते थे, आधा जमींदार को दे देते थे, आधे में कमाई करते थे। लेकिन कल्टीवेटर ने भी पाया कि ये सब सिस्टम बेकार है, इसमें कुछ कमाई नहीं है, क्योंकि जहाँ वो रहते थे, सामान रखते थे, उसका भी तो रेंट पर टेनेंट रहना पड़ता था, किराएदारी भी देनी पड़ती थी। सो ये सिस्टम इनका फेल हो गया कंपनी वालों का, और ये लोग रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाए। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा और लोगों से कलेक्ट करना मुश्किल है। सर जो जमींदार जो सर प्रेजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे सर, वो उनके लैंड के हिसाब से कलेक्ट करते थे या फिर लैंड के हिसाब से या जितनी क्रॉप हुई है, क्रॉप का आधी क्रॉप ले लेते थे, बस सीधी रेवेन्यू था। नहीं हुई है तो नहीं लेंगे, और वो लगातार देखते रहते थे इनकी कितनी खड़ी फसल है, उसमें उन्हें पता लग जाता था कितनी होने वाली है। सर जिनका लैंड नहीं रहता था उनके लैंड नहीं है, वो लेबर का काम करते हैं, उनसे क्या लेंगे? ये सब तो लैंड पर ही बेस्ड है।
लैंड है और अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो ही आपसे लिया जाएगा, अदरवाइज आप किसी से क्या ले लोगे, है ना, जो काम करेगा उसका 50%। अब देखिए ए न्यू सिस्टम, इसका मतलब इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा क्योंकि अब कंपनी के पास इनकम तो आ नहीं रही है। तो अब न्यू सिस्टम वाज डिवाइस, ये पढ़ो, न्यू सिस्टम इज डिवाइस। इस सिस्टम में क्या था, तो अभी तक कंपनी वालों को पता चल चुका था कि ये जो सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट का था ये बेकार है, फेल हो चुका है, कुछ नई चीज करनी पड़ी है ना, क्योंकि लोग दे नहीं रहे पैसा, जब जब होता है तब दे देते हैं। और इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी दैट इज एज इंग्लिशमैन कॉल्ड हॉल्ट मैकेंजे डिवाइस द न्यू सिस्टम। इसने 1822 में, कितने साल बाद जरा गिनो, 22 + 7 29 ईयर्स बाद, पहले तो यहीं से ये सिस्टम कितने दिन में आया, 22 ईयर्स के बाद, लेकिन ये फेल हो गया। तो हॉल्ट मैकेंजी एक इंग्लिशमैन था, एक अंग्रेज आदमी, उसने एक नया सिस्टम, उसने क्या कहा, 1822 में एक नया सिस्टम, ही फेल्ट दैट इंडियन सोसाइटी नीडेड टू बी प्रिजर्व्ड। अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज और इंस्पेक्टिंग द लैंड, मेजरिंग द फील्ड, रिकॉर्डिंग द कस्टम एंड राइट्स। उसने सब कुछ पता किया कि किसकी कौन कौन से रीति रिवाज हैं, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन बंगाली है, सारे धर्म के आधार पर उसने सबके कस्टम पता किए, सबकी लैंड का मेजरमेंट किया। तो उसने कहा सब कुछ रिवाइज करने की जरूरत है। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज वाज एडेड अप टू कैलकुलेट द रेवेन्यू ऑफ ईच विलेज। विलेज को उस समय महल कहा जाता था, तो हर जमीन से कितना रेवेन्यू आ सकता था उसने मेजरमेंट किया, प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया। अभी तक ये कैलकुलेशन नहीं था, अभी तक सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट का मैटर था कि वो अपने हिसाब से सेटल कर लें। हमने तुमको बोल दिया कि जाओ तुम हमें 20,000 रुपये दोगे, तुमने काम दे देंगे, जाओ वहाँ की जमींदारी ले लो। अच्छा, जमींदारी लेने के लिए भी तुम्हें कुछ पैसे देना पड़ेगा। तुमने हमसे 1 लाख रुपये में जमींदारी खरीदी और हर महीने 20,000 दे रहे हो। जिस महीने तुम 20,000 नहीं दोगे हम तुम्हारी जमींदारी मंगल को भेज देंगे। बात समझ आई कि नहीं? तो आपको लालच है कि जमींदार कितने वो पावरफुल है, तो तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आया तो तुम कहीं की जमींदारी खरीद लो और फिर महीने का दे दो। ये परमानेंट सेटलमेंट है, लेकिन अभी तक उन लैंड्स का कोई मेजरमेंट नहीं हुआ था। तो लॉर्ड मैकेंजी ने क्या किया, एक इंग्लिशमैन, उसने कहा कि कस्टम पता करो, कहाँ क्या क्या है, क्या क्या उगाते हैं, क्या क्या एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ होता है और कौन सी लैंड है, तो उसी हिसाब से रेवेन्यू तय किया जाए। तो हर महीने देना पड़ता है। हर विलेज को महल कहेंगे और महल में कितने सारे विलेज हैं लोकल, उस प्लॉट को देखा जाएगा। महीने तो देना पड़ेगा, लेकिन अब मेजरमेंट के बाद देना होगा, तो वो चीज़ लीगलाइज हो जाएगी ना। जमींदार के ऊपर उन्होंने नहीं छोड़ा, अब उन्होंने कहा कि हम इंडिविजुअल पर लेंगे कि कितना तुम्हें देना है। तो फिर ऐसे आपने जैसे बोला 1 लाख में खरीदना है, 1 लाख में आपने खरीद ली और 20,000 रुपये तुम हमें हमेशा देते रहो, ये तो परमानेंट सेटलमेंट है। लेकिन आप कितना लेते हो ये आपके ऊपर है, आप कितना ले पाते हो, किसान कितना दे पाते हैं, क्या किसान दे भी पाते हैं, और आप कैसे ले रहे हो। आप तो जा जाके ये देख रहे हो कितनी फसल हुई उससे ले रहे हो। अब ये अदर मेथड देखो, दैट इज ए न्यू सिस्टम, इसे हॉल्ट मैकेंजी ने डिवाइस किया इन 1822। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में जो एक इंग्लिश मैन था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, सो हॉल्ट मैकेंजी, बात नहीं करो, डिवाइस a method of measurement of land। लैंड की नाप जो की गई, ठीक है, एंड दिस सिस्टम वाज नोन एज रियोतवारी। इस सिस्टम को क्या कहेंगे? was known as रियोतवारी। अब देखो, रियोतवार
devised system was devised came to be known as Rhoda. It was tried on a small scale by Captain Alexander Reid in some of the area that were taken by company after the wars with Tipu Sultan. यही सिस्टम बहुत पहले टीपू सुल्तान से लड़ाई के समय में अलेक्जेंडर रीड ने मैसूर ने किया था और वो बहुत सफल रहा था। तो इस इंग्लिश मैन ने क्या सोचा, हम भी क्यों ना बंगाल में यही कर लें। जो टीपू सुल्तान से जीते थे ना अंग्रेज लोग, तो उन्होंने एक अलेक्जेंडर रीड था। द सेम सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय अलेक्जेंडर रीड व्हेन ही कैप्चर्ड द एरिया ऑफ मैसूर फ्रॉम टीपू सुल्तान। पिछले चैप्टर में तुमने देखा था ना, हैदर अली और टीपू सुल्तान से उसने जमीन जीती थी, तो वहाँ रियोतवारी का सिस्टम था। रियोत का मतलब ही होता है कि जुताई, तो जो खेत है उसको रियोत कहते हैं, और उसके सिस्टम से नाम से क्या पड़ गया, रियोतवारी। अब देखिए जुताई सर, जुताई का मतलब पूछे। जुताई दैट इज इट इज अ काइंड ऑफ प्लोइंग। तो जो चीज प्लो की जाती है उसको रियोत कहते हैं, इज नोन एज रियोतवारी। इसे क्या कहेंगे, रियोतवारी। रियोतवारी नाम से जाना जाने लगा। अब देखिए द सेटलमेंट रीड द मून। अब यहाँ पर क्या है, subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India। सबसे पहले बताओ, टीपू सुल्तान से ये जब एरिया जीता था अंग्रेजों ने, तो ये सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, बोलो। जैसा कि मंगल ने बताया कि अलेक्जेंडर रीड ने इसे बनाया, इसे डेवलप किया, और बाद में थॉमस मुनरो, तुम्हारे उसके पास भी किताब रखो, तो दैट इज थॉमस मुनरो ने इसे फर्दर डेवलप किया। दोनों चीज समझ में आ गई, अलेक्जेंडर रीड और फिर किसने डेवलप किया, साउथ में। तो पूरे साउथ में ये सिस्टम चल गया, दैट इज थॉमस मुनरो। ओके, सो वही सिस्टम बाद में किसने अडॉप्ट कर लिया बंगाल में, दैट इज थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर हॉल्ट मैकेंजी। बोलो, साउथ में किसने इंट्रोड्यूस किया मैसूर जीतने के बाद, थॉमस मुनरो। ये मैसूर है। तो सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड, और फिर किसने किया, फॉलोड बाय थॉमस मुनरो, और फिर वेस्ट बंगाल में किसने किया, यहाँ पर, यहाँ पर दैट इज हॉल्ट मैकेंजी। इतनी बात समझ में आई मंगल के नहीं तुमको। टीपू सुल्तान से जब जीता तो दो इंग्लिशमैन यहाँ थे, उन्होंने किया, और बाद में था ये हॉल्ट मैकेंजी। सर हॉल्ट ये मैकेंजी सब इंग्लिशमैन ही थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। अंग्रेज धीरे धीरे अपना क्या टेरिटरी बढ़ा रहे थे, लेकिन वो सिस्टम सक्सेसफुल था, तो इसलिए उन्होंने जमींदारी से अब किसको स्विच ओवर कर गए, रियोतवारी। पहले किसमें थे, जमींदारी, अब किसमें आ गए, रियोतवारी। सो इंग्लिश पर्सनल नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी है स्विच्ड फ्रॉम जमींदारी टू रियोतवारी। पहले जमींदारी था, उसमें परमानेंट सेटलमेंट था, और अब वो किस पर आगे बताओ, रियोत। तुम्हारे पास जितना रियोत है उतना रियोतवारी दो, ठीक है। नाउ कंपनी स्विच्ड फ्रॉम, सेंटेंस कंप्लीट करो मंगल। Now company switched from zamindari to riyotvari. जमींदारी टू रियोतवारी। अब देखें, क्योंकि साउथ में पूरे में सक्सेसफुल रहा था, तो यहाँ चल रही थी जमींदारी और यहाँ क्या चल रही थी, रियोतवारी। वो उन्होंने वहां भी रियोतवारी लगा। ब्रिटिश, अब देखो 83 to 89 द प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन वर्ल्ड फेल बाय हाफ, और ये दिखाया गया था कि बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी का एंड आने वाला यानी 1790 आ गया, तो उस समय तक जो वर्ल्ड में नील का प्रोडक्शन आधा हो गया, इंडिगो। तो बताओ अब इससे आरिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर नील का प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उससे क्या उनके मर्केंटाइल बिजनेस पे कुछ फर्क पड़ेगा, कैसे महंगा हो जाएगा, कैसे कपड़े को ना कलर नहीं कराएंगे, हाँ। क्या वो सफेद कपड़े बेचेंगे,
तो इसलिए इंडिगो उन्हें चाहिए था। अब पूरी दुनिया में इंडिगो का प्रोडक्शन आधा हो गया था, तो अब वो इंडिगो कहाँ उगवाए? सर इंडिगो से तो सिर्फ ब्लू ही कलर तो फिर दूसरा कलर कहाँ? दूसरे कलर ये मिक्स करेंगे, जो हमारे 3 बेसिक कलर्स हैं उनमें से एक कलर ब्लू भी है, तो जो इंडिगो- मेनली है ना, और भी कलर होंगे, कुछ फ्लावर कलर होंगे, कुछ भी, लेकिन एक इंडिगो इसमें केमिकल है। तो वो जब एग्रीकल्चर से आता है, अभी हम उसका दिखाएंगे प्रोडक्शन। जो उसकी रूट्स होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, इतनी बड़ी बड़ी रूट से इंडिगो बनता है। उसको बहुत पैर से कई घंटों तक उसमें खड़े होकर के कुचलना पड़ता है, तब जाकर के वो जो किसान होते हैं उनके बॉडी में जहरीला पदार्थ आ जाता है। तो हम देखेंगे इट इज़ ए वेरी टफ सिस्टम। अभी भी उसके जो निशान है, बंगाल में जाओगे तो इंडिगो प्लांटर्स के जो वहाँ पर बने हुए मशीन और जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, उसे देख कर तुम हैरान हो जाओगे, दंग हो जाओगे। तो इट इज़ सो शिवरिंग, काँप जाओगे कि ऐसा ऐसा करते थे। हम इसमें भी देखेंगे अभी। तो इंडिगो प्लांटेशन पूरे विश्व में आधा हो गया था, और इसलिए उनके प्रोडक्शन पर, जैसे आरिस ने कहा, कि बहुत वो होने लगी, क्योंकि वो कलर करके नहीं बेच सकते थे। तो इसलिए उन्होंने अब एक एम किया कि यहाँ पर इंडिगो का प्लांटेशन कराया जाए। उन्होंने कहा कि लो किसान, तुम नहीं दे पा रहे हो हमारा टैक्स, लो हमसे पैसा लो, हाँ, लेकिन जो पैसा लोगे हमारी मर्जी की फसल उगाओगे। और हमारी मर्जी की कौन सी फसल है? इंडिगो। और अगर तुमने अपनी जमीन पे एक बार इंडिगो उगा लिया तो तुम धान नहीं उगा सकते, वो जमीन बेकार हो जाएगी। अच्छा, तुम जब इंडिगो उगा लोगे तो इंडिगो बेचोगे भी हम ही को, ठीक है? हम अपनी मर्जी के रेट से खरीदेंगे तुमसे, हम उतना ही पैसा तुमको देंगे जितने में तुम्हारी भूख प्यास मिट जाएगी। सर मतलब सर एक मतलब आप समझे? अगर रेवतवारी कर दी, आप कह रहे हो कि नहीं हम तो नहीं दे सकते, मेरी खेती नहीं हुई तुम्हारी, लो हमसे पैसा लो, जाओ जमींदार को दे आओ। अच्छा, और इसमें से उतना जमींदार को दे देना और तुम खेती में इंडिगो उगाना, ठीक है? और जो उसको मिलेगा ये लोन है सर तुम्हारा। अगर ये कम इंडिगो होता होगा तो ज़्यादा पैसा देते होंगे, ज़्यादा होता होगा तो कम। सर ऐसा नहीं है, अगर तुमने इंडिगो उगाई और फेल हो गए तो तुम्हारी जमीन हमारी, क्योंकि तुमने तो लोन ले रखा। तुम तो बहुत बुरे। इट इज एंडलेस ट्रैप। 99 देखो, एंडलेस ट्रैप, बहुत ये खतरनाक ट्रैप इन्होंने खेला कि तुम हमसे पैसा लेके इंडिगो उगाओगे, हमको बेचोगे और हम ही को फिर रेवेन्यू भी दोगे, क्योंकि जो उगेगी इंडिगो आधा तो हम फ्री में ले ही लेंगे, आधा तो मेरा रेवेन्यू, आधे को बेचो हमारे, और फिर तुमसे पैसा। तो ये ट्रैप हो गया। यही चीज तो अभी हम लोग देखेंगे कि वहाँ के लोग कैसे ट्रैप हुए। सर लेकिन अगर एक बार फील्ड पे लगा फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फील्ड पे फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, तो जो दूसरे लोग इंडिगो नहीं उगाते थे उनको दूसरी तरह से तंग किया जाता था। ये भी हम वीडियो सर जैसे एक लैंड हो रहा है उसमें उगा दे इंडिगो, तो सर वहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो गई, तो उससे बाद में दूसरी जगह वो धान नहीं उग सकता वहाँ, फिर उसे इंडिगो ही उगाना। सिर्फ इंडिगो जो जमीन है वहाँ इंडिगो उगेगा, क्योंकि तुम भारत के हित की नहीं सोच सकते, तुम्हें कहाँ की करनी है। और जब पूरे बंगाल में इंडिगो उगने लगा, वहाँ धान हुआ ही नहीं, भूखमरी आ गई। अभी तो हम 1913 पहुँचने वाले हैं, अभी यहीं पे रुको, अभी तो और 20-30 साल का खेल है, वो समझोगे तब तो पता चलेगा। बात समझे? यहाँ से तुम्हें अभी वहीं पहुँचना है जहाँ श्रेयस ने बताया था कि 10 मिलियन लोग मरे कैसे। खेल तो वहाँ से, जब सब जमीन में इंडिगो उगेगा तो धान कहाँ उगेगा, और जब धान नहीं उगेगा तो भूखमरी आएगी। बोलो, बात समझ आई? यस सर। अब देखो, आओ लिखिए, मेरे कुछ नहीं होता, माहौल बुलाते हैं, देखो बात नहीं करो। 1783 to 1789 क्या हुआ? 1783 स्कैम। प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड fell to half। इतनी बात समझा रही? आधा हो गया इंडिगो का प्रोडक्शन। नाउ ब्रिटिश मैन को क्या करना था? आगे पढ़ो, अगली हेडिंग क्या है? यहाँ क्या देख रहे हो फिगर में? जरा देख के बताओ। द साल्वे रिवोल्ट इन सेंट डोमिनिक, ये क्या दिखाता है? अगला चित्र है ही नहीं ये क्या दिखा रहा है? ये वाला देखो ना। अगला चित्र सर, है ही नहीं। सर आपने 2 पेज पलट दिए, हाँ ये रहा। सर आपने 2 पेज पलट दिए। 2 पेज है। हाँ चलिए, नाउ इसमें देखो, दैट इज द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। ओके, तो नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर को हमने देख लिया। अब आगे सिस्टम देखेंगे कि न्यू सिस्टम इज डिवाइड, और यहाँ पर आपको ये
फिगर किसका दिया है? थॉमस मुनरो, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास। तो ये रियोतवादी सिस्टम साउथ में किसने किया? बोलो। गवर्नर। और ये बंगाल का था जिसकी हमने बताई थी कांडवाली। सो ये कहाँ था? गवर्नर मद्रास। मद्रास। देखा भी होगा। ठीक है, अब चेन्नई हो गया। चलिए, सो अब नेक्स्ट पेज पे आइए। थॉमस मुनरो का चित्र, हाँ। जिन्होंने रियोतवादी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ऑल वाज नॉट वेल। ऑल वाज नॉट वेल, दैट मीन्स, इंडिगो से कलर बना। ठीक है, driven by the desire to increase income from land, पंखा घुमा क्या? revenue official fixed too high revenue। हाँ, वो भी हम दिखाते हैं कि village become deserted in many regions। Now, अब देखिए, when इंडिगो की खेती फाल हो गई, नाउ ब्रिटिशर्स जो इनके जमींदार थे उन्होंने क्या किया बताइए? तो रियोत वार्स, वारीस ये क्या करते थे बताइए? सिस्टम। लैंड मनी। किसको मनी लैंड करते थे वो? बोलो। लैंड मनी, या कंपनी लिख लो। कंपनी नाउ क्या करती थी? फार्मर नाउ लैंड मनी टू फार्मर, पीजेंट। ठीक है, एंड दे हैव टू कल्टीवेट। उन्हें क्या कल्टीवेट करना? इंडिगो। कल्टीवेट इंडिगो एंड पे रेवेन्यू फ्रॉम दैट, फ्रॉम दैट। Once indigo was cultivated in land, cultivated inland, no other, the land becomes infertile। ये चीज हो गई। पढ़ के बता। नाउ फार्मर्स क्या करने लगे बताइए? वर्ल्ड अंडर डेब्ट ट्रैप, जानते हो? कर्ज के जाल में फंस गए। सो नाउ फार्मर वर ट्रैप्ड अंडर डेब्ट। डेब्ट का क्या मतलब होता है? उधार, कर्ज। जो उन्होंने कर्ज लिया उसके जाल में फंस गया, कंपनी के ही अंडर में हो गए ना। उन्हीं से पैसा लिया, उनको बेचा, उनसे खरीदा, तो उसी के जाल में फंसते चले गए। क्यों कर रहे हैं? जो रियोत थे, जो लैंड के ओनर्स को क्या कहा जाता था? रियोत। वो सब शहर भाग गए मजदूरी करने, जमीन ही छोड़ के चले गए। अल्टीमेटली जब उनकी जमीन में क्या हुआ? मैनी रियोट्स डिनाइड टू कल्टीवेट इंडिगो, दे फ्लेड टू कंट्री। बोले हमको अपनी जमीन नहीं खराब करनी है, हम जा रहे हैं मजदूरी करने, हम वहाँ जाके मकान बनाएंगे, ईंटा ढोएंगे। सो मैनी रियोट्स, रियोट्स का क्या मतलब समझते हो? सर गौरव वाला वीडियो की करेगा। That is owner of land fled। ये फ्लड हो गए, भाग गए। कहाँ भाग गए बताइए? रियोत फ्लड टू कंट्री साइड, कस्बों में चले गए। साइड यानी कस्बों में चले गए, गांव में छोड़कर। एंड विलेज बिकेम डिजर्टेड। अब पूरे गांव के गांव खाली हो गए। वीडियो दिखा, वैसे मूल वीडियो दिखा, इंडिगो इस तरीके से वीडियो दिखा। तू बोलना। नाउ दिस रियोतवादी सिस्टम आल्सो हैड फेल्ड। पहले जमींदारी फेल हुआ था क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट था, और अब क्या फेल हो गया? रियोतवादी। क्योंकि रियोत वो नहीं दे रहे थे तो फिर इंडिगो का फसल उगाने लगे,
लेकिन लोग नहीं करना चाहते थे, जमीन नहीं खराब करेगा कोई अपनी, तो वो लोग चले गए, तो इनको कौन देगा, कोई पैसा देगा क्या? नाउ रियोतवादी सिस्टम बंगाल में फेल हो गया, साउथ में चल रहा था लेकिन यहाँ फेल हो गया। सर वीडियो दिखा दें। नाउ रियोतवादी सिस्टम फेल। अब ये देखो इंडिगो प्लांटेशन कैसे होता है।